हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिवम दुबे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पृष्ठ रसायन के एक नए टॉपिक एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये अध्ययन किया था कि उत्प्रेरण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक विष क्या है। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रकार का पदार्थ होता है और यह सजीवों में पाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सजीवों से प्राप्त यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, इसलिए ये भी एक कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। किंतु ये सिर्फ कार्बनिक यौगिक ही नहीं बल्कि एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। और इन्हें जटिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु होते हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन शब्द आया है उसके बारे में हम अपने अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक कोलाइडी विलयन ही है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ आप इसे याद रखिए, बाकी जब अपनी अगली वीडियो में हम कोलाइडी विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर कोलाइडी विलयन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो यही कारण है कि एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन किया था कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। तो ये उत्प्रेरक हमारे शरीर के बाहर कार्य करते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए। तो जिस तरीके से ये उत्प्रेरक बाहरी अभिक्रिया के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही कुछ उत्प्रेरक हमारे शरीर के अंदर भी उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कार्य करते हैं और उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। और इन जैव रासायनिक उत्प्रेरकों को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम एंजाइम कहते हैं। अर्थात इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो एंजाइम होते हैं वो जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे शरीर के पाचन क्रिया के लिए सहायक होते हैं। हमारी पाचन क्रिया के लिए हमारे शरीर में बहुत ढेर सारे अंग होते हैं और इन सभी अंगों में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए हम इन एंजाइम्स के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। जैसे आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और इसी आमाशय में पाया जाने वाला दूसरा एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। इसके द्वारा दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का पाचन होता है। और तीसरा है लाइपेज एंजाइम। इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। और चौथा है एमाइलेज एंजाइम। इसके द्वारा मंड का पाचन होता है। तो इसी तरीके से हमारे पेट में उपस्थित अन्य भागों में भी अलग अलग तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं और ये सारे एंजाइम हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। अगर ये एंजाइम हमारे शरीर में उपस्थित ना रहे होते तो हमारे द्वारा एक बार में खाया जाने वाला भोजन को पाचन क्रिया करने में कई साल लग जाते। किंतु इन एंजाइमों की मदद से हमारे द्वारा किया जाने वाला भोजन लगभग 4 से 5 घंटे में पच जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर के बाहर किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाकर जल्दी से उत्पाद बनाने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर किया जाने वाला भोजन को जल्दी से पचाकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले पदार्थों को एंजाइम कहते हैं, जिसे हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। कई एंजाइम हमें जीवित कोशिकाओं से परिशुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किए गए हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपने लैब में यानी कि प्रयोगशाला में भी प्राप्त करते हैं
तो प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाने वाला सबसे पहला एंजाइम सन 1969 में था। और इन एंजाइमों को हम प्रयोगशाला में इसलिए संश्लेषित करते हैं क्योंकि जब हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट जीवित कोशिका के बाहर करनी होती है तो हम इन एंजाइमों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। तो चलिए हम पहला अभिक्रिया ले लेते हैं, इच्छु शर्करा। इच्छु शर्करा का अर्थ होता है सुक्रोस, या आप इसे चीनी भी कह सकते हैं, शक्कर भी कह सकते हैं, या गन्ने का रस भी कह सकते हैं। इसके प्रतिलोमन का अर्थ होता है जल अपघटन, अर्थात किसी भी पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया कराना ही प्रतिलोमन कहलाता है। तो यहाँ पर हम इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन करते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि सुक्रोज का अणुसूत्र होता है C12H22O11, और जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणुसूत्र एक ही जैसे होते हैं, C6H12O6। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में इन्वर्टेज उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, लेकिन यह इन्वर्टेज उत्प्रेरक तो है ही, लेकिन यह एक प्रकार का एंजाइम है। अतः इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में परिवर्तित होता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ग्लूकोज को भी एथिल अल्कोहल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जाइमेज एंजाइम का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके। जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु बनाता है। इसी तरीके से अन्य भी बहुत ढेर सारे एंजाइम हैं जिनका उपयोग करके हम कई अभिक्रियाओं को पूर्ण कराते हैं। जैसे डायस्टेज एंजाइम का उपयोग करके हम स्टार्च को माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और माल्टेज एंजाइम का प्रयोग करके हम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके के अन्य भी बहुत ढेर सारे एंजाइम हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण एंजाइमों के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ मुख्य अभिलक्षण के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला अभिलक्षण यह है कि यह सर्वोत्तम दक्षता वाला होता है। सर्वोत्तम दक्षता का अर्थ यहाँ पर यह है कि एंजाइम का मात्र एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को 1 मिनट में पचा सकता है। अब सोचो, अगर कोई भी पदार्थ अभिकारक के 10 लाख अणुओं को 1 मिनट में परिवर्तित कर देता है तो उसकी दक्षता कितनी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो एंजाइम होते हैं वो सर्वोत्तम दक्षता वाले होते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे पास मानव शरीर है और हमारे शरीर के अंदर कई ढेर सारे एंजाइम उपस्थित हैं। तो ये था एंजाइम के मुख्य अभिलक्षण में पहला अभिलक्षण कि यह सर्वोत्तम दक्षता का होता है। इनका दूसरा मुख्य अभिलक्षण है उच्च विशिष्ट प्रकृति। इन्हें उच्च विशिष्ट प्रकृति वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस एंजाइम का जो कार्य होता है वह एंजाइम सिर्फ उसी कार्य को करता है, किसी दूसरे कार्य को नहीं कर सकता। जैसे आपने इसके पहले वाले अभिक्रिया में देखा था कि जो इन्वर्टेज एंजाइम था वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता था। तो इन्वर्टेज सिर्फ सुक्रोज यानी कि चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का कार्य करेगा। इस एंजाइम के द्वारा कोई दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात इन्वर्टेज एंजाइम कभी भी ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित नहीं कर सकता। एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हमें हमेशा जाइमेज एंजाइम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इन्वर्टेज एंजाइम से यह परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एंजाइमों की उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है। इनकी प्रकृति जो करने की है ये सिर्फ वही करते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा अभिक्रिया नहीं संपन्न करा सकते हैं।
तो चलिए अब हम इनके तीसरे मुख्य अभिलक्षण की बात कर लेते हैं। तो तीसरा इनका मुख्य अभिलक्षण है इष्टतम ताप। यहाँ पर इष्टतम ताप का अर्थ यह है कि प्रत्येक एंजाइम को एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। अगर उस एंजाइम का ताप उसके निश्चित ताप से घटा दिया जाए अथवा बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। जैसे अगर हम गर्मी के दिनों में कुछ ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में उपस्थित एंजाइम का ताप उसके इष्टतम ताप से बढ़ जाता है, जिससे हमारे पेट में उपस्थित एंजाइम की सक्रियता घट जाती है और हमें कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पेट दर्द, लूज मोशन, इस तरह के। तो इस प्रकार प्रत्येक एंजाइम के लिए एक निश्चित तापमान होता है जिसे उस एंजाइम का इष्टतम ताप कहते हैं। और एंजाइम के इष्टतम ताप का परास 298 केल्विन से 310 केल्विन तक होता है और मानव शरीर का ताप 310 केल्विन होने के कारण यह एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके चौथे मुख्य अभिलक्षण के बारे में, जो इष्टतम पीएच से संबंधित है। तो जिस तरीके से प्रत्येक एंजाइम के लिए एक निश्चित तापमान होता है, उसी तरीके से प्रत्येक एंजाइम के लिए एक निश्चित पीएच भी होता है। अगर किसी भी एंजाइम का पीएच घट जाए अथवा बढ़ जाए तो वह एंजाइम सही ढंग से काम नहीं करता है। जैसे आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम अम्लीय होता है, और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है, अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय है। तो इस तरीके से अगर आमाशय में उपस्थित एंजाइम का पीएच मान जो कि अम्लीय होता है, अगर वह 7 से अधिक हो जाए अर्थात क्षारीय हो जाए तो आमाशय में उपस्थित एंजाइम सही ढंग से काम नहीं करेगा और हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। तो इसे ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हमें मेडिसिन देते हैं, वह मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर जा कर के आमाशय के अंदर उपस्थित एंजाइम का पीएच मान जो 7 से अधिक हो गया है उसको 7 से कम करके अम्लीय कर देता है, और तब जा कर के फिर से हमारा पाचन क्रिया सही हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक एंजाइम के लिए जैसे इष्टतम ताप की ज़रूरत होती है, वैसे ही इष्टतम पीएच की भी ज़रूरत होती है। अगर किसी भी एंजाइम का पीएच मान गड़बड़ हो जाता है तो वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके पांचवें मुख्य अभिलक्षण के बारे में, जो इस प्रकार है। सक्रियक एवं सह एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता। जैसा कि आप लोगों ने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था कि उत्प्रेरक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सहायता करते हैं, जिन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उसी तरीके से एंजाइम में भी होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम की सहायता करते हैं, जिसे हम सह एंजाइम भी कहते हैं। और ये सह एंजाइम होते हैं विटामिन्स, यानी कि विटामिन की उपस्थिति में एंजाइम की उत्प्रेरक शक्ति अर्थात उत्प्रेरक क्षमता बढ़ जाती है और यह अपनी सामान्य अवस्था से भी ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने लगता है। तो अगर कुछ ऐसे पदार्थ हमारे एंजाइम में उपस्थित हों जिनके द्वारा एंजाइम की क्षमता बढ़ जाती है, उन्हें सक्रियक व सह एंजाइम कहते हैं। और जितने भी सक्रियक होते हैं वो साधारणतया धात्विक आयन होते हैं, जैसे सोडियम पर धन आयन, मैग्नीज पर डबल प्लस आयन, कोबाल्ट पर डबल प्लस आयन और कॉपर पर डबल प्लस आयन। तो ये धात्विक आयन सक्रियक का कार्य करते हैं और एंजाइम की क्षमता को बढ़ाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके छठवें मुख्य अभिलक्षण के बारे में, जो इस प्रकार है, जिसे हम संदमक या विष का प्रभाव कहते हैं। तो जिस तरीके से उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष होते थे, उसी तरीके से एंजाइम में भी
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सह एंजाइम कहते हैं, जिसके बारे में अभी अभी हमने चर्चा किया है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि एंजाइम की सक्रियता को घटा देते हैं। जैसे उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाने वाले पदार्थों को हम उत्प्रेरक विष कहते थे, उसी तरीके से एंजाइम की सक्रियता को घटा देने वाले पदार्थों को हम कहते हैं संदमक या एंजाइम विष। कभी कभी हमारे शरीर में ऐसा होता है कि हमारे शरीर में उपस्थित एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। तो हम कुछ ऐसे दवाओं का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा उस एंजाइम को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। तो उन दवाओं में ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम विष या संदमक का कार्य करते हैं। तो उन दवाओं का उपयोग करने से हमारे शरीर में जो एंजाइम अधिक मात्रा में बन रहे थे, अब वह कुछ देर के लिए रुक जाएंगे और फिर से हमारा पाचन क्रिया सही हो जाएगा। तो इस प्रकार एंजाइम के 6 मुख्य अभिलक्षण थे। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझने के लिए एक विधि है जिसे हम कहते हैं ताला चाबी विधि। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉक एंड की मेथड। जैसा कि इस विधि के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक ताला होगा और एक चाबी होगी। इस विधि में चाबी का काम करता है एंजाइम, जो कि हमारे शरीर में पहले से ही उपस्थित होता है, और ताले का कार्य करता है सबस्ट्रेट यानी कि अभिकारक, जिसकी अभिक्रिया हमें करानी होती है, या जो चीज़ें हम भोजन के रूप में लेते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो भोजन यहाँ पर अभिकारक का कार्य करेगा, लेकिन अगर हम अपने शरीर के बाहर अभिक्रिया की बात करें तो उसमें जो अभिकारक होगा वह ताले का कार्य करेगा, और जो एंजाइम हम अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं वह चाबी का कार्य करता है। तो इसमें होता यह है कि इसमें एंजाइम के कोलाइड कणों की सतहों पर बहुत ढेर सारे कोटर होते हैं। कोटर का मतलब होता है छिद्र। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एंजाइम चाबी के रूप में उपस्थित है, उसके सतह पर कई ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र हैं जिन्हें हम कोटर कहते हैं, और इन कोटरों की एक अभिलाक्षणिक आकृति होती है, और इन कोटरों में कई ढेर सारे सक्रिय समूह यानी कि क्रियात्मक समूह जैसे NH2, COOH, SH या OH आदि उपस्थित होते हैं। वास्तव में यह सतह पर उपस्थित एक सक्रिय केंद्र होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम की एक विशिष्ट प्रकृति होती है कि यह सिर्फ किसी विशेष प्रकार के अभिकारक के साथ ही अभिक्रिया करेगी और अन्य प्रकार के अभिकारकों के साथ नहीं। और अभी आपने देखा कि एंजाइम की आकृति एक चाबी के तरह थी, तो इससे आकर जुड़ने वाला अभिकारक वही होगा जिसकी आकृति उस ताले की भांति हो जिसमें यह एंजाइम वाली चाबी फिट हो जाए। और जब यह एंजाइम वाली चाबी और अभिकारक वाला ताला आपस में फिट हो जाते हैं तो इसे हम एंजाइम क्रियाधार संकुल कहते हैं। और जैसे ही एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है, यह एंजाइम अभिकारक को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है, जो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और अभिकारक को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभक्त करने के पश्चात उत्पाद के रूप में छोड़ देता है और पुनः खुद को मुक्त कर लेता है अन्य अभिकारक के साथ क्रिया करने के लिए। तो इस प्रकार एंजाइम की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है। तो आपने देखा कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि 2 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में सक्रियत संकुल बनाने के लिए
एंजाइम का सबस्ट्रेट से आबंधन होता है और दूसरे पद में उत्पाद बनने के लिए सक्रियत संकुल का विघटन होता है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में एंजाइम उत्प्रेरण से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हमने उन सभी टॉपिक्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स क्रमवार से पढ़ते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।